अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक सर, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है बेटा, आप सुनाएं। मैं भी ठीक सर। जी हारिस भाई, कैसा लग रहा है माशाल्लाह से इतना अच्छा स्कोर अचीव करके? सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ और बताओ क्या स्कोर हासिल किया तुमने, अच्छा कब जी, एग्जाम मेरा हुआ था? नाम मेरा नाम हारिस है। मैं पेशावर से हूँ। अभी मैं अपना जो हूँ एफएससी कंप्लीट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में। और मैंने बैच वन में ज्वाइन किया था फिजिकोमेटिक्स को। मैंने अपना नवंबर में एनईटी वन दिया था जिसमें मेरे 140 स्कोर आया था। और अभी जो है 13 फरवरी को मैंने अपना एनईटी टू दिया था जिसमें मेरे 166 स्कोर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस चलिए बेटा, माशाल्लाह, थोड़ा बहुत सा अच्छी बात है। बेसिक बैकग्राउंड, पेशावर से बिलोंग करते हो? जी जी, पेशावर से। ओके। और आपकी बेसिक स्कूलिंग कहाँ से हुई? वो भी पेशावर से ही हुई है सारी। एपीएस? नहीं नहीं, मैं एक लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था। और मैट्रिक के अंदर क्या नंबर थे आपके? मेरे मैट्रिक में 93% के करीब। माशाल्लाह, गुड। और एफएससी पार्ट वन? एफएससी में 91%। माशाल्लाह, ग्रेट। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपका चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। जी सर, हंसला। अच्छा जी, आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप माशाल्लाह से बैच वन के स्टूडेंट हैं। तो हारिस मुझे बताओ, बैच वन का स्टूडेंट होना यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग से, जब से अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तब से आपने ज्वाइन किया होगा, राइट? बिल्कुल इसी तरह। इसका क्या फायदा हुआ? जो मेन फायदा हुआ था वो ये है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम आ गया कि मैं एक तो आसानी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सका, और उसके साथ साथ मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम भी ज्यादा था। इसकी वजह से अब जिसने मेरे बाद ज्वाइन किया होगा या तो वो अपने कोर्स में लैग कर रहे होंगे, या तो ये कि उनके पास प्रैक्टिस का इतना टाइम नहीं रह सका होगा। मेरे पास क्योंकि दोनों चीजें थी और क्योंकि मैंने जल्दी ज्वाइन किया था, इसी वजह से जो है मैं अपना एनईटी टू तक आराम से कोर्स भी कंप्लीट कर पाया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कोर भी ले पाया। चले माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। अब आपने यहाँ पे एक बात ये करी कि आपने प्रैक्टिस करने का टाइम ज्यादा मिला, आप कोर्स कंप्लीट करने का टाइम आपको ज्यादा मिला। तो ये तो सब बताओ बच्चों को यार, कि ऐसा क्या करते थे तुम कि माशाल्लाह से 166 स्कोर लिया? तो पढ़ाई की कोई तो रूटीन तुमने रखी हुई होगी अपनी। व्हाट वाज योर रूटीन जी ऑफ स्टडीइंग? हाउ डू यू यूज्ड टू स्टडी? और जी, इंटर तो मेरा एप्टीट्यूड को साथ में कैसे लेके चले? जी, तो जनरली ये होता था कि क्योंकि हमारी क्लासेस ज़्यादातर सैटरडे और संडे को होती थी, तो इस वजह से ज़्यादा कोई क्लैश होता नहीं था मेरे अपने कॉलेज के साथ। और तो मेरा पहले तो ये होता था कि मैं सारी सारी अपनी लाइव क्लासेस लिया करता था। लाइव क्लासेस के साथ साथ मैं अपने नोट्स बना लिया करता था। जब प्रैक्टिस शीट आई तो उसे अटेम्प्ट कर लिया, और जैसे ही शुरू शुरू में जितने टेस्ट आए थे वो इसी के साथ अटेम्प्ट करते रहता। तो मेनली मेरा ये होता था कि मैंने लाइव क्लास ली, नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद जो है जब प्रैक्टिस करने की बारी आई तो बस नोट्स को रिवाइज किया। और यही फायदा होता था कि इंस्टेड कि मैं पूरे पूरे लेक्चर्स दोबारा लूँ, मेरे पास नोट्स रेडी होते थे। मुझे सिर्फ कुछ मिनट की रिवीजन हुई और मैंने सारा का सारा चैप्टर याद कर लिया। और अब मैं आसानी से जो हूँ एमसीक्यूज हल कर सकता था। इसके बाद जैसे जो हमारे टेस्ट होते थे वो दे दिए। और यही सिलसिला चलता रहा इवेंचुअली। जो अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जब एक चैप्टर लेक्चर्स ले लिए, प्रैक्टिस कर ली, उसी के साथ साथ रीडिंग भी कर लेता था। तो इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स बार बार एक तो रीबिल्ड हो जाया करते थे और पुख्ता हो जाते थे ताकि भूले नहीं उनको। अच्छा बेटा, आपके हर सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर आए अभी? मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर, नस्ट के अंदर? जी, मेरे मैथ्स में जो थे 87 मार्क्स आए, फिजिक्स में 50 और इंग्लिश में 29 आए थे। ओ माशाल्लाह, गुड। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कि आपने बैच नंबर वन को ज्वाइन किया था आई गेस जुलाई एंड अगस्त से। तो जी। उसके अंदर ओके। सिर्फ सैटरडे संडे तो हमारी क्लासेस नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोफेसर जी आफ्ताब की क्लासेस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मेरी होती थी वीकडेज के ऊपर। तो आपने पर्टिकुलरली उसको दोनों को एक साथ साथ मैनेज करते थे? आपकी नॉर्मली डेली रूटीन क्या होती थी? सुबह कितने बजे उठते थे? क्या उसको मेंटेन करते थे? और टाइम टेबल कैसे अपने बनाते थे आप पूरा? जी, क्योंकि कॉलेज के लिए तो सुबह सुबह ही उठना पड़ता था, तो मैं सुबह अपने टाइम के ऊपर ही उठता था, 6-7 बजे के आसपास, जो भी कॉलेज की टाइमिंग है। और इसी तरह नमाज का जो भी टाइम हुआ, उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो
क्योंकि ज्यादातर दिनों के ऊपर तो नहीं होता था, जनरली मंडे और वेडनेसडे का ये होता था कि रात को जरा लेट क्लास हुआ करती थी, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया करता था कि मैं उस क्लास को अपने टाइम पे ही लूं। अगर मिस हो गई तो अगले दिन लाजमी उसे ले लेना होता था, क्योंकि जारी बात है बीच में हमारे पास गैप होता था, तो इतना कोई मसला होता नहीं था मुझे। तो जो टाइम टेबल था यकीनन उसमें ये जो लेट क्लासेस थी थोड़ा बहुत वो करती थी, लेकिन क्योंकि बीच में गैप आ जाता था एक पूरे दिन का, तो उसमें मुझे इतना मुश्किल नहीं होता था कि मैं जो हूँ अपनी क्लासेस को पूरा कर रख सकूं। नहीं, आपका टाइम टेबल क्या था? मतलब पहले कौन से चैप्टर्स को आपने टाइम दिया, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि हर बच्चे का एक यही क्वेश्चन होता है कि सर आप लाजमी तौर पे ये वाली चीज़ जरूर बच्चे से पूछें कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे? पहले फर्स्ट ईयर को टाइम दिया, पहले सेकंड ईयर को टाइम दिया, पहले मैथ्स के सब्जेक्ट को टाइम दिया, फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दिया, इंग्लिश को टाइम दिया? अच्छा, तो मेरा मेनली जो था वो तो यही था कि मैं जो जैसे जैसे कोर्स जा रहा था, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा था, तो मैं उसी के साथ चलता रह रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट मेरे करीब आते रहे, तो मैंने फिर ये किया कि साथ ही साथ मैंने सारे सब्जेक्ट्स को, मेनली मैथ्स को पहले फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, जो कि जो है यानी जो जो कुछ टॉपिक्स या जो कुछ चैप्टर्स रह गए थे, तो वो मैंने प्रीवियस ईयर लेक्चर जो रिकॉर्डेड थे मैंने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे मैंने अपना कोर्स पहले मैथ्स का कवर किया, उसी के साथ साथ फिजिक्स का भी मैंने इसी तरह किया कि जो फर्स्ट ईयर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे पिछले साल के, वो मैंने फर्स्ट ईयर के भी लिए। तो जो अगर कोई टॉपिक रह गया था, और सेकंड ईयर के जो टॉपिक्स रहते थे वो भी इसी तरीके से मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से पूरे किए। तो एग्जैक्टली पहले जैसे मैंने कहा कि मैं कोर्स को फॉलो किया, लेकिन टेस्ट के करीब करीब जब मुझे कोर्स कंप्लीशन के लिए आना होता था, तो मैं पहले एक सब्जेक्ट ले लेता था और उसका कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करता रहा। फिर फिजिक्स की तरफ आया, एंड दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। आपका नर्स के नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट एक दफ़ा कोर्स जो था वो कवर हमने करवाया था। तो ऑब्वियसली फिर नेट नंबर 2 से पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि नेट नंबर 1 के अंदर आपने 140 में स्कोर किया और फिर आपने नेट नंबर 2 में माशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज किया। तो क्या स्ट्रेटेजी आपने फिर नेट 2 से पहले, क्या खास स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी? जी, नेट वन में मेरा ये था कि मेरे जो कोर्सेज थे वो थोड़े से वीक थे, क्योंकि जारी बात है टाइम कम होता है, प्रैक्टिस का टाइम कम था। तो सेकंड, जब एनईटी टू के लिए मुझे जो फायदा हुआ वो ये था कि एक तो कोर्स में अपना पूरी तरीके से रिवाइज कर चुका था, और मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा हो गया था। तो इसी वजह से मैंने अपना कोर्स जल्दी खत्म किया और प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, ना कि ये कि मैं जो हूँ सिर्फ अब कोर्स की तरफ करता, क्योंकि कोर्स से जान छूट चुकी थी, वो पूरा हो चुका था। अब मैं प्रैक्टिस को ज्यादा जो हूँ प्रेफर किया करता था। तो मेरे जितनी मुख्तलिफ मुझे एफएलपीज मिल गई, या मुझे जो डिफरेंट एमसीक्यूज की बुक्स मिल गई, तो मैं उनको प्रैक्टिस किया करता होता था। इसी वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर इम्प्रूव कर पाया था। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर बाकी हंसला भाई जरूर कुछ ना कुछ पूछेंगे, बट मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि टेस्टों के लिए आप क्या करते थे? आपने सारे के सारे टेस्टों को परफॉर्म करते थे या फिर आपने कुछ टेस्ट छोड़े भी थे? और क्या आपका सिनेरियो था उसके अंदर? क्योंकि एक साहब हमारे इदारे के अंदर हैं जो कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देता फिर उसका एक्सेस रिमूव कर देते हैं। तो आप मुझे ज़रा उसके बारे में बताएं। जी, तो टेस्ट के लिए मेरा इस तरह होता था कि जो जितने भी टेस्ट जो मेरे नेट के डेट से दूर हुआ करते थे, तो वो मैं जरूर दिया करता था। लेकिन जैसे ही जो है, क्योंकि जब नेट करीब आ जाता था, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात एक प्रेशर से होता था कि नहीं भाई अब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अब ज्यादा टाइम देना है। तो उस दौरान जो है मैं, क्योंकि जो पुराने जो टेस्ट होते थे, जारी बात है वो तो कोर्स के अलोंग चल रहे होते थे, अब मैं उससे आगे होता था। तो मुझे जो था उस वक्त ज्यादा अपने जो करंट जो मैं जिसको मैं लेकर चल रहा होता, तो मैं उसकी तरफ ध्यान दिया करता। तो इस वजह से मैं जो हूँ टेस्ट के करीब वाले दिनों के अंदर, जो एक्चुअल टेस्ट होता था उसके करीब वाले दिनों के अंदर मैं वो छोड़ दिया करता था अक्सर औकात, लेकिन उसके अलावा मैं टेस्ट दिया करता था ताकि प्रैक्टिस बरकरार रहे। जी हंसला भाई। अच्छा, चलो टेस्ट के बारे में तो आपने पूरी सारी डिटेल बता दी कि कब छोड़ेगा, तो मैं जरा जाकर चेक कर लूंगा, अगर छोड़े होंगे तो फिर थोड़ा सस्पेंड भी कर देंगे। लेकिन ये बताओ कि बेटा एफएलपीज का आपने जिक्र किया, एफएलपीज जो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए थे, पहले तो ये बताओ तुमने सारे एफएलपीज अटेम्प्ट किए थे? नहीं, मैंने सारे एफएलपीज नहीं अटेम्प्ट किए, मैं कुछ कुछ किया करता था, और मैं उन्हें अपनी उसके लिए देखा करता था ज्यादातर। मैं उन्हें, क्योंकि 3 घंटे होते थे, तो अक्सर अगर मैं उन्हें पूरा तो कभी नहीं कर हम्म। पाया, मैं उन्हें सिर्फ अपनी उसके लिए
देख लिया करता था अपने एक एज अ रेफरेंस के कैसे सवालात आ रहे हैं। जनरली मैं ये टेस्ट के दिन के ऊपर ही देख रहा होता था, मैं और एक और दोस्त एक साथ बैठते होते थे और हम उसको इस तरह देखा करते थे उसको। तो मैं पूरे एफएलपी तो नहीं कर पाया था, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए मैं देखा तो करता था। आपने एफएलपीज को भी कस्टमाइज कर लिया था अपने अकॉर्डिंग, राइट? कि जी, जिस उसके तरह से लिहाज मुझे से। तो प्रिपरेशन करनी है मैं उस नहीं, प्रिपरेशन को पूरा एफएलपीज के करता चले अंदर जाऊँ। आप 3 घंटे के अगर दे नहीं पाते थे तो एटलीस्ट उससे आप क्वेश्चंस को देखते थे, या एक सेक्शन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते थे, आप क्या कर रहे होते थे उसके अंदर? जी, मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को देखा करता था कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, और मैं देखता था कि क्या मेरी जो मैंने प्रैक्टिस शीट्स अटेम्प्ट किए हैं और जो दूसरे मैंने एमसीक्यूज हल किए हैं, क्या मैं उनके जरिए इनको हल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरी मेनली ये चीज होती थी। यानी कि आप उसको चलो एक गुड है। तरीके से अपने फायदे के लिए चेक करते थे। सही जी, है, अच्छी बात है। एसेस कर रहा होता था, अपनी तैयारी एसेस कर एफएलपीज रहा को भी होता कस्टमाइज कर दिए थे, एक तो हमने कस्टमाइज टेस्ट दिए थे, आपने उसमें भी कस्टमाइजेशन कर दी थी, तो चलो अच्छी। देखो वही वाली बात है, जो बंदा अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर रहा है, या फिर जो बंदा अपनी नीश जानता है कि यार मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है और मुझे किस चीज के ऊपर टाइम लगाना है, अगर वो उस पर इफेक्टिवली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो वो फायदा उठा सकता है, जैसे आपने उठाया। बिल्कुल ऐसी हारिस। अच्छा हारिस, एक बात बताओ, सर हाशिम हो गए, सर बिलाल हो गए, सर आफ्ताब हो गए, सर राहुल, इन सबकी प्रैक्टिस शीट्स आती थी। सारी है। प्रैक्टिस जी। शीट्स तुमने बताया कि मैं साथ साथ कोशिश करता था कि सॉल्व करते चले जाऊं, जो कि बहुत ही अच्छी हम्म। बात है। तो ज्यादा मुश्किल क्या लगा, प्रैक्टिस शीट्स या फिर नेस्ट पेपर? मेरे ख्याल से प्रैक्टिस शीट्स के अंदर कभी कभी सवाल जो थे ज्यादा मुश्किल नजर आते थे, और टेस्ट के अंदर भी जो था, मैंने जो चीज नोटिस की वो ये थी कि जो सवालात जो मुश्किल हुआ करते थे वो जनरली एक पोर्शन होता था। लेट्स से अगर 60 फिजिक्स के सवालात है तो उनमें से 5 या 6 ऐसे सवालात होते थे जो आपको फोर्स करेंगे भाई सोच के जवाब दो इनको। बाकी जनरली जो होते थे वो सिंपल सवालात ही होते थे, तो इसलिए प्रैक्टिस शीट का भी किसी हद तक यही प्रोपोर्शन हुआ करता था। लेकिन आई वुड से कि नेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आप अगर प्रैक्टिस शीट चलो कोई कर लेगा तो आई वुड श्योर के वो एनईटी आराम से कर सकते थे। ये वाली बात है ना, तो वही वाली बात है कि मुश्किलात से गुजर इतना चुके थे कि बाद में फिर मुश्किल चीज मुश्किल लगी नहीं, वो आसान बन गई हमारे बिल्कुल। लिए। चलो इसी गुड हो तरह। गया। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं। आप माशाल्लाह से फिजिकोमेटिक्स का मेरे ख्याल से डे 1 से हमारे बैच का पार्ट हो, जब से बैच स्टार्ट हुआ है, जब से आप इसका पार्ट रहे, आपने क्लासेस ली, आपने ये भी बताया कि अर्ली बैच एक्सेस का आपको फायदा क्या हुआ। अच्छा, आपने साथ ही साथ कुछ हमारी डेवलपमेंट्स भी देखी हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या देखी होंगी आपने, पोर्टल के ऊपर काफी सारी नई चीजें भी आती हुई देखी होंगी, नए फीचर्स भी लॉन्च होते हुए देखे होंगे, ठीक है? और आप माशाल्लाह से इस चीज को विटनेस कर रहे हो कि हाउ मच वी आर प्रोग्रेसिंग एंड हाउ मच वी आर ट्राइंग टू वर्क फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग विद अस। मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को इतना सब कुछ दे दो कि वो उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी को जाए, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उसके लिए क्रैक करना मुश्किल रहे ही ना, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बात यहाँ पे मुझे बताना, पोर्टल के ऊपर फीचर्स थे सच एज आप अपने सब्जेक्ट के डाउट्स पोर्टल के ऊपर रेज कर सकते थे, उस फीचर का तुमने कितना फायदा उठाया? मेरा मेनली जो डाउट्स के साथ जो वो होता था वो ये था कि मैं अगर कोई भी सवाल कर रहा हूँ या कोई टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ आ रही, तो पहले तो मैं उसे, अगर अगर मैं प्रैक्टिस के दौरान कर रहा हूँ तो मैं उससे पहले कोशिश करता कि मैं खुद हल कर पाऊँ। नहीं कर पाया तो फिर सबसे मैं पहली अगर, दूसरी बात है। जी, फिर मैं उसे सर्च करता या गूगल के जरिए या एआई के जरिए, अगर तब भी मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा या हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो फिर मैं यकीनन उसको डाउट ग्रुप को यूज किया करता था। और अब पोर्टल के ऊपर जैसे डाउट्स हैं, उसका मुझे फायदा ये होता था कि विद इन अ डे जो है हमें जवाब मिल जाया करता था। तो इस वजह से मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आई। डाउट, आई वाज हाईली सेटिस्फाइड। अच्छा, मुझे एक चीज़ छोटी सी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने क्या इसके अलावा भी और कहीं से तैयारी कर रहे होते थे, या सिर्फ लाइव क्लासेस को आपने प्रॉपर्ली हमारे पास से ही कवर अप किया था? जी, मैंने सिर्फ यहाँ से तैयारी की थी। मैं लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेकिन उसके हाँ, अलावा मैं कहीं ओके। और से तैयारी नहीं करता। जी। सही है। अच्छा, आपका हमारे पास एक गिफ्ट होगा इंशाल्लाह ताला, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बहुत जल्द मिलेगा हमारी सेरेमनी के अंदर भी। बाकी हंसला भाई, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी हारिस, चलो अब माशाल्लाह से 166 मार्क्स स्कोर कर लिए, एम क्या आगे, क्या करना चाहते हो? इंशाल्लाह अभी तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो मैं बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करूंगा और उनके लिए भी टेस्ट दूंगा, ताकि मेरे पास अगर बिल्कुल आखिरी वक्त के ऊपर भी अगर एक चेंज ऑफ माइंड हो तो मेरे पास कम से कम फ्रीडम हो कि मैं चेंज कर सकूं। कौन तो कौन सी यूनिवर्सिटी ये में तो अप्लाई होगा। करेंगे? दैट्स वेरी गुड। मैं इंशाल्लाह फास्ट और जीकी के लिए ट्राई करूंगा। जीके में लाजमी करें, जीके के अंदर अगर आप टॉप 20 के अंदर आते हैं तो बेटा 100% स्कॉलरशिप है। जी, आई मेरा रिमेम्बर मेन एक जो मकसद जो है वो यही है, एग्जैक्टली अब्दुल स्कॉलरशिप रहमान पाना। फैसल मेरा एक शागिर्द इंशाल्लाह। था।
उस बच्चे के नस में 170 का स्कोर आया था, और वो बच्चा टॉप 10 के अंदर था। ये नस 2024 की बात है। वो बच्चा नस को ठुकरा के गया है जीआई की, और वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप पे बैठा हुआ है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, गो फॉर जीआई के। अगर जीआई के में 100% स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपए की पूरे साल की फीस है, पूरी माफ है वो आपकी। और जीआई के फिर जीआई के ही है, उसके शश के डिफरेंट है, वो अलग लेवल के हैं। अच्छा, और जो बात है। कौन से फील्ड में जाने का शौक है, किसके लिए तैयारी कर रहे थे आप? मैं मेनली फिलहाल डेटा साइंस को प्रेफर करूंगा। उसकी मेन रीजन ये है कि मॉडर्न उसके अंदर रिसर्च का जो रोल है, जारी बात है मुझे एक तो वैसे ही बचपन से शौक रहा है, बहुत सारी चीजें देखता रहा, और इसीलिए रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल है, और मौजूदा दौर में तो और भी बढ़ता जा रहा है। और डेटा साइंस जो है एक एक इमर्जिंग फील्ड है, और उसका बहुत बड़ा किरदार होगा। ना सिर्फ ये कि वो एआई से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और फिर अपनी एक अलग स्टैंड पॉइंट रखता है, इसी अच्छा, वजह से मैं मेरा डेटा मेरा एक साइंस छोटा में। सा इस पे क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरा टाइम जो है ना सिर्फ फील्ड्स के बारे में स्टडी करने में जाया कर देते हैं। तो आप एक सच्ची सी बात बताना, पिछले 8 महीनों में फील्ड के बारे में कितनी स्टडी करी और पढ़ाई पे कितना फोकस किया? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी बुरी है। वो सारा टाइम ही उसमें निकाल देते हैं, और वो उसके ऊपर टाइम नहीं देते अपने एक्चुअल टेस्ट के ऊपर। तो आपके एक साथ भी ये था? नहीं, मेरे लिए इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा जो था बचपन से ही कंप्यूटर्स के साथ शौक रहा था, और हमेशा से ही मेरा क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स का ही दिल चाहता था। इवन मैं ग्रेड 9 10 में भी मैंने कंप्यूटर ही चूज की थी, गुड तो मार्क्स। मेरा माइंड पहले से क्लियर था कि मैं कोई भी फील्ड लूंगा तो मैं कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के ही से रिगार्डिंग में जाओगे? रिलेटेड हूँ। जी। चलो, वैसे मैं इसलिए मेरा अब अच्छी ये आपने बात है। चूंकि एक अच्छा बहुत स्कोर आता कर है। दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जरूर इस पर रिसर्च भी करिएगा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है, रिसर्च भी आप अच्छी तरीके से करें। आप सीएस के ऊपर जाएं, क्योंकि डेटा साइंसेज जो है कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड के अंदर आती है। डेटा साइंस करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस लिमिटेड होंगे एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस करने के बाद। सीएस मदर फील्ड है। जब आप मदर फील्ड के अंदर बैचलर्स करते हैं ना, तो आपके पास मास्टर्स या पीएचडी करने के नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना बैचलर्स करता हूँ मैकेनिकल के अंदर, तो कल को मैं इंडस्ट्रियल साइड पे भी जा सकता हूँ, सप्लाई चेन में भी जा सकता हूँ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी जा सकता हूँ, मैं इन्वायरमेंटल में भी जा सकता हूँ, मैं पेट्रोलियम में भी जा सकता हूँ, मैं ऑटोमोटिव में भी जा सकता हूँ। आई हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर माई मास्टर्स। बट अगर मैं अपना बैचलर्स ही ऑटोमोटिव में करूंगा, तो फिर मैं टेक्सटाइल में नहीं आ सकता। फिर मैं रिस्ट्रिक्टेड जाता पर्टिकुलरली अगर मैं अपना बैचलर्स ही सप्लाई चेन में कर लूँ, तो मेरे पास मास्टर्स के अंदर जो है ना प्रोडक्शन साइड पे जाने की कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो बैचलर्स हमेशा एक बड़ी फील्ड में किया जाता है, जिसके बारे में आप जरूर रिसर्च करिएगा, एक बेसिक है। अच्छा। बाकी आप थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें और इसमें ये पॉइंट भी मैं कि ऐड करूंगा कौन सर, से हाशिम टीचर वाली आपके सबसे बात पे। फेवरेट थे? रिपीट कीजिएगा। मैं कौन से टीचर आपके लिए सबसे फेवरेट रहे? मेरे लिए सर बिलाल रहे थे फेवरेट टीचर। गुड, माशाल्लाह। तो सर बिलाल जिया और सर रोनाल्ड, दोनों की क्लासेस के अंदर आपको मजा सर बिलाल जिया में ज़्यादा आ रहा था? जी, सर बिलाल की क्लासेस में क्यों बहुत भाई, ज्यादा। सर रोनाल्ड क्यों? सर पहले तो सर बिलाल के लिए इसलिए कि मेरा जो मेन रीजन था कि मैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए आया भी, तो वो फिजिक्स की वजह से ही था कि मैं अपने क्लास में ज़्यादा जो है फर्स्ट ईयर के अंदर स्पेशली ज़्यादा नहीं समझ पा रहा था, मेरे डाउट ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब की तरफ आया, यूट्यूब से पढ़ना चाहा, तो वहाँ पे मुझे जो है सर बिलाल के लेक्चर्स मिले, और वहाँ से इसी वजह से जो है मैंने ज्वाइन किया कि मुझे पता था कि वही सर बिलाल पढ़ा रहे हैं तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा। और और सर रोनाल्ड के लिए लेक्चर्स में मुझे लगा कि वो काफ़ी जो है मुझे स्लो फील होता था थोड़ा बहुत, और मैं उन्हें उनके स्टाइल से इतना समझ नहीं पाता था, इसी वजह से मैं सर बिलाल के साथ मुझे ज़्यादा अच्छी समझ आती थी। देखिए, हमने सिंपल सी बात है, हो सकता है बाकी बच्चों को, किसी को ऑब्वियसली बच्चे टू बच्चे के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि जी, इसी किसी को तरह। सर रोनाल्ड का बहुत अच्छा समझ में आए। हमने मल्टीपल टीचर्स देने का मकसद भी यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो वाहिद इदारा, नॉर्मली इदारों के अंदर आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे, पाकिस्तान के बड़े मशहूर मशहूर इदारों के अंदर पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे नॉर्मली एक टीचर होते हैं, वो पूरे 6 महीने 7 महीने में कोर्स कवर करवाते हैं। तो हमने आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा फैसला कर सके, बच्चा देख सके कि जी। भाई बच्चा जिस दिन फ्री है दूसरे टीचर का भी लेक्चर लेने कोई इशू नहीं है। तो मल्टीपल प्रोफेसर देने का मकसद भी यही था कि ताकि बच्चे का एक तो कोर्स भी जल्दी रैपिडली कवर अप हो, नेट 1 से पहले नेट 2 से पहले एंड सो ऑन, और दूसरे नंबर पे बच्चा खुद भी एक फैसला कर सके कि भाई उसको कहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा है, कहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे हम मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर वीकडेज पे अवेलेबल नहीं है। मैं बोलता हूँ वीकेंड की ले लें, आप वीकेंड पे अवेलेबल नहीं है, वीकडेज पे ले लें। कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा छुट्टी का होगा जब आप दूसरे टीचर की क्लास लेके एटलीस्ट चेक तो करोगे कि भाई अगला बंदा पढ़ा कैसे रहा, उसके पास किस तरह का आपको फीलिंग आती है। तो बाकी सर इसी हंसला आप। तरह। अच्छा, यहाँ पे ना छोटी सी एक बात बीच में आप लोगों की कम्युनिकेशन चली थी, तो मैं तुम्हारे पास ऐड करूँ बीएससीएस वाली बात जो सर हाशिम ने तुम्हें समझाई। उसमें बेटा ये चीज भी याद रखना, देखो जब तक आपने डेटा साइंसेज, एआई, साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट नहीं करी, यू डोंट नो व्हाट इज इन द डेप्थ्स ऑफ दोस फील्ड्स। उनकी डेप्थ्स कहाँ तक जाती है, उनकी रूट्स क्या है।
बीएससीएस को मैं भी +1 पॉइंट इसलिए दूंगा क्योंकि जब आप बीएससीएस में जाते हो और आप सबके बारे में बेसिक्स पढ़ते हो, तब आपको एक और आइडिया होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ सबसे अच्छा। हम्म। ठीक है। क्योंकि अभी राइट एज ऑफ राइट नाउ आपके पास आपको, ठीक है, आपने एक माइंड बनाया हुआ, एक आइडिया बनाया हुआ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उस चीज के अंदर, आप जाए अपनी डिजायर्ड फील्ड के अंदर, लेकिन फील्ड हमेशा वो सोचो जो वर्सेटाइल हो, जो तुम्हें आगे हम्म। जाके ना और खुले, ये ना कि बंद हो रही हो। जैसे अगर बैचलर्स के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर लोगे अपने आप को, तो आगे जाके एक ही स्ट्रेट पाथ होगा। रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, ओपन फील्ड्स रखोगे, तो इस तरह से फिर वो ओपन होती जाएंगी तुम्हारे पास, और तुम्हें चूज करने में आगे जाके भी आसानी होगी, अपने आप को मूव करने में भी आसानी होगी। एनीवेज, जैसे मैं आपको एक आपका बड़ी जो भी मजे की अगर प्लान है, बात अल्लाह ताला बताऊं तो आपको उस प्लान इस मैं आपको बड़े मजे की अगर बात बताऊं, इस इदारे में जितने भी सारे पे बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल रहे एक जमाने के अंदर। उसके बाद से उन सब ने जो है के ना काम किया। सर हंजला बुखारी माशाल्लाह से पेट्रोलियम इंजीनियर रहे। जितने भी यहाँ पे रहे सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल रहे, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी काम किया, उसके बाद यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक एक्सपीरियंस रहा जो हम हमेशा अपने बच्चों से शेयर अप करना समझते हैं कि हम समझते हैं कि बच्चों को बात मालूम होनी चाहिए। बाकी सर हंजला प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह से काफी सारी बातें करी और बड़ा मजा आया तुमसे बात करके, अच्छा लगा तुम्हारी रूटीन सुन के, ताकि बच्चों को जो आने वाले, देखो हम लोगों ने तो पढ़ लिया, अब आने वाले जो बच्चे हैं उनको बड़ा फायदा होता है ये रूटीन सुन के, कि यार किस तरह से उन्होंने अपने लिए प्लान करना चाहिए, कि क्या वो प्लानिंग अपनी स्टडी की रूटीन की रखें, क्या वो प्लानिंग टेस्टिंग रूटीन की रखें, प्रैक्टिस रूटीन की रखें। तो ये जो बच्चे अपने अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उनसे फायदा आने वाले बच्चों को भी होता है और सुनने वाले बच्चों को भी होता है, या उन बच्चों को जो नेट 2 में किसी वजह से नहीं अच्छा स्कोर कर पाए, वो हो सकता है ये सुन के नेट 3 और नेट 4 में अच्छा जंप एक लगा लें, तो बड़ा फायदा होता है। अब मैं एक छोटी चीज तुमसे पूछना चाहूंगा मेरे बेटे, देखो मुझे बताना कि इस तरह से सवाल को फ्रेम करते हैं कि फिजिकोमेटिक्स ने आपको ये स्कोर अचीव करने में कितनी हेल्प करी, और आप फिजिकोमेट्रिक्स को इसी तरीके से कैसे रेफर करोगे या रिकमेंड करोगे? अ, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर मैं फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन ना करता तो मेरे लिए जो एक थ्रेश होल्ड था वो 140 के आसपास, अगर मैं उससे, जो मेरा पिछला स्कोर था उससे क्रॉस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। क्योंकि जारी बात है, जो मेरा पिछला स्कोर था वो क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर ज्यादातर मैंने अपनी जैसे बोर्ड के लिहाज से पढ़ी थी, और इसी तरीके से जो सेकंड ईयर थी वो भी इसी तरह को चल रही थी। इवन तो मैंने की थी, लेकिन प्रैक्टिस का वक्त इतना ज्यादा नहीं था, और मुझे जैसे जैसे प्रैक्टिस का वक्त मिला, ज्यादा कोर्स रिवीजन हुई फिजिकोमेटिक्स के साथ, इसी वजह से जो है मैं अपना कोर्स इंप्रूव कर पाया था। तो मेरा ये नहीं ख्याल था कि अगर मैं फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन ना करता तो शायद मैं इतना अच्छा स्कोर ना कर पा रहा होता, ये मैं बहुत एक एश्योरिटी से कह सकता हूँ। और जहाँ तक रेफरल की बात है, तो मैं अभी नहीं बल्कि पहले से ही अपने बहुत सारे दोस्तों को रेफर कर चुका हूँ, जो कि बैचेस को ज्वाइन कर भी चुके हैं अभी तक। अच्छा, माशाल्लाह। टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, हमारी चलो, कोई रेफर तो मार्केटिंग तुमने नहीं करा। होती। मैं बिल्कुल ये बात हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि भाई हम कोई मार्केटिंग के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ना आपने कभी हमारे एड्स देखे होंगे। तो जो भी हम्म। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। और यही बच्चे हमारी तरफ से जाके बेहतरीन कोशिश करते हैं कि हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है एट द एंड ऑफ द डे, जब कभी ज़िंदगी में मुलाकात होती है दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि बच्चा यार कभी ना कभी हमसे पढ़कर गया था। तो ये बड़ा एक फ़ख्र का मुकाम होता है। तो मैं आपसे बस ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया, इस सेंस के अंदर कि आपको रिकॉर्डेड सेशन सबसे अच्छे लगे, आपको लाइव क्लासेस के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, या पर्टिकुलरली आपको टेस्टों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, डाउट्स के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा मिला, एक प्रॉपर स्केड्यूल के ऊपर फ़ायदा मिला? क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो यूट्यूब से भी तैयारी कर रहे होते हैं, उनके जहन में यही मसला होता है कि सर हमें जो है ना कोई मार पिटाई करने वाला बंदा नहीं है, कोई हमें जो है ना कोई पढ़ाने के लिए मजबूर करने वाला बंदा नहीं है। हम किस तरीके से एक सेट पैटर्न के ऊपर एक स्केड्यूल को फॉलो करें। तो आपको क्या चीज़ फायदे लगा, आपको क्या लगा इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि भाई आपको किस चीज़ ने ज़्यादा मोटिवेट करा पढ़ने के ऊपर, कि क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी? जहाँ तक इसकी बात है कि मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी तो वो ये है कि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ कह सकता हूँ। पहले तो ये कि लाइव क्लासेस जो थी, मेनली तो ये कि जो जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो मुझे मिल रहा था, पहली तो वो चीज़ आ जाती है। और उसके अंदर फिर मेरे पास ये भी थी कि अगर लेट्स से कि मुझे अभी इस साल की कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं पुराने लेक्चर्स देख सकता हूँ, या अगर मुझे थोड़ा सा आगे तेजी से जाना है तो भी मैं पुराने लेक्चर्स देख सकता हूँ। और दूसरी जो बड़ी मेन चीज़ थी वो प्रैक्टिस शीट्स थी, ताकि जैसे जैसे मैं कोर्स करता रहूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस साथ करता रहूँ और असेसमेंट भी करता रहूँ, और यही चीज़ टेस्ट से भी हो रही थी। तो ये मेरे ख्याल से मेनली जो दो चीज़ें थी, कि एक तो ये कि मेरे पास लाइव क्लासेस चल रही हैं, साथ रिकॉर्डेड भी हैं, और साथ साथ मेरे पास प्रैक्टिस करने का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है। ये दो मेन चीज़ें थी मेरे लिए। और जहाँ तक मोटिवेशन की है, तो मेरे ख्याल से वो बंदे के
एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है, आपके अपने उसके ऊपर है कि आप कितनी क्या कहें, कितनी शिद्दत से एक चीज चाह रहे हो, या आप कितना रेडी हो सेक्रीफाइस करने के लिए टाइम के। आपका एक गोल है, आपने उसे अचीव करना है, तो ये एक इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको लेट्स से कोई प्रेशर डाल के करेगा तो यकीनन फिर आपका उसमें दिल नहीं लगेगा। तो ये जो है आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है टाइम देना चाहते हैं उस चीज को। रील्स वगैरह देखते हैं तो डेली आपका मोबाइल इनटेक क्या होता है? मेरा 3 से 4 घंटे, अगर मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गया हूँ, लेकिन जब मेरे पढ़ाई का दिन आ जाते हैं तो तब ये 2 घंटे से ज्यादा नहीं जा सकता। बच्चों का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मोबाइल को छोड़ के कैसे पढ़ने पे फोकस करें। खुद ब खुद हम चले जाते हैं वो फेसबुक रील्स के ऊपर और इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। कैसे छोड़ा जाए? ये वैसे मेरे लिए भी काफी कभी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इसका मेरे लिए जो हल होता था वो इंतहाई सिंपल होता था कि सिंपली मैं एक दफा अपने फोन को रख दूं एक जगह पे, और मैं एक दफा किताब खोल लूं या लेक्चर खोल लूं, तो सारा का सारा ठीक हो जाता। तो सबसे मेरे ख्याल से आसान तरीका ये, एक बार अपना फोन बंद करके कहीं और रख दिया और लेक्चर खोल लिया है, जो भी करना है, इससे पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। जी सर हंसला। चलो जी, बहुत अच्छी बात है यार। वैसे एक बात मैं फिर से पूछूंगा सर, हाशिम वाली बात तुमने वैसे टीचर के बारे में तो फौरन से बता दिया, फेवरेट टीचर। फेवरेट पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं बताया तुमने अभी तक। फेवरेट पार्ट ऑफ सिस्टम बोला, सब फेवरेट है, सब अच्छा है। फेवरेट पार्ट यही कि मुझे जो है जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बेहतर मिल रहा था, जो लेक्चर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे मिल रहे थे, ये चीज, क्योंकि चलो वही बहुत अच्छी मेन बात चीज है। है, और इसी इसी के यही जो है मेन फैक्टर है किसी भी उसमें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी चीज ये भी ऐड करूंगा बेटा। देखो हम लोग जो है दिन रात यकीन जानो, भी तुमसे कॉल करने से थोड़ी देर पहले भी मैं और सर हाशिम बैठे हुए एक मीटिंग में थे, और सर बिलाल, और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने एक सेगमेंट, कि और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या करेंगे बच्चों को। यकीन जानो अब हमारी एक मीटिंग चल रही थी, तो मैं ये तुमसे भी ये पूछना चाहूंगा। तुमने सारी अच्छी बातें कर दी, लोग बोलेंगे यार अच्छी अच्छी बातें तो किए जा रहे हैं, कोई ऐसी बात बताओ कि हम और क्या बेहतर बना सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, कि आने वाले बच्चों को और अच्छी चीजों से करवा सके, उनको उनके गोल के करीब और अच्छे तरीके से ले जा सके हम लोग। कोई एक ऐसा अ, सजेशन, एडवाइस, एज अ मेच्योर स्टूडेंट, एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर सिस्टम, तो हमें देना चाहो। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जो हम टेस्टिंग के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए जो है उसके जो टॉपिक्स होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे वो उसके लिए डिफरेंट होंगे, जो उसके वीक सब्जेक्ट्स होंगे, हर किसी का वीक सब्जेक्ट मुख्तलिफ होगा, उसके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ होंगे। तो अगर ऐसा हो सके कि जो जो स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहा है उससे एक एनालाइज किया जा सके कौन कौन से स्टूडेंट किस किस पर्टिकुलर टॉपिक में या किस पर्टिकुलर चैप्टर में वीक है, और जो पोर्टल है उसके ऊपर एक पर्सनलाइज टेस्ट उसके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो सके उन्हीं क्वेश्चन बैंक से, तो मेरे ख्याल से उससे स्टूडेंट की प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो सकती है। ये एक फीचर है जो पोर्टल में इंकॉर्पोरेट किया जा सकता चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस फीचर और सजेशन एज वेल। और मजे की बात तुम्हें बताऊं, इंशाल्लाह ताला हो सकता है तुम अपने बैच के एंड से पहले ही फीचर हमारे पोर्टल में देखो भी। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश पूरी है कि हम तुम्हें ये चीज भी हमारी प्रोवाइड करें। बेटा हारिस, सिंपल सी बात है, हमारी पूरी टीम जो है ना इस पे लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैक साइड पे कर रहे होते हैं, जैसे सर नजरा ने कहा। हमारी यही कोशिश होती है हम इसको रैपिड इंप्रूव करें। बहुत सारी चीज़ों को हम इसके ऊपर और लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला आपके इसी बैच के अंदर जो है ना बहुत जल्द हमारी उस पर वर्किंग चल रही है। तो वो वाली चीज़ जो है। है इंशाल्लाह ताला उस जबरजल बहुत जल्द हमारे पास एक आ रही है। तो वो इंशाल्लाह ताला फीचर्स भी बिल्कुल आ रहे होंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन तो पूछना चाहूँगा। हाउ हेल्पफुल वर दी मैराथन्स? हमने बड़ी मेहनत करी उसके ऊपर, हमने प्रोफेसर राशिद साहब ने सिर्फ बैच के बच्चों के लिए भी बनवाई, या प्रोफेसर आफ्ताब ने बड़ी मेहनत करी है। प्रोफेसर आफ्ताब लेजेंड आदमी है। मेरी आज सुबह भी उनसे, सुबह 8 बजे ही मेरी उनसे बात हो रही थी सुबह। वो असल में जो है ना एक बड़े मशहूर कॉलेज के एचओडी हैं, तो अक्सर उनके कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर है सर हंसला, उनका नाम भी सर हाशिम है। तो अक्सर वो उनको मैसेज अच्छा। कर रहे होते हैं, मेरे पास भी वो आ जाता है। तो मेरी उनसे आज सुबह भी बात हो रही थी। तो मुझे बताइए मैराथन्स आपके लिए कितना हेल्पफुल रही, और पास्ट पेपर्स के आपको क्या लगा, क्वेश्चंस क्या आए हुए थे, और उन मैराथन से क्या हेल्प आपको मिली, स्पेशली इंग्लिश के अंदर, क्योंकि काफी सारे बच्चों की इंग्लिश के अंदर बहुत डिफिकल्टी भी आ रही होती है नस्ट के अंदर। जी, मैराथॉन्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। मैं जो था टेस्ट से पहले पहले जैसे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया उसके साथ ही मैंने मैराथन शुरू कर दी थी। फिजिक्स की मुझे याद है तकरीबन 17 घंटे की तकरीबन मैराथॉन्स थी, तो वो मैंने देखी। और यानी अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से एसेस हो जाती है कि अच्छा मुझे कौन सा जो है चैप्टर नहीं आ रहा, ताकि मैं उसे दोबारा रिवाइज करूँ, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे टीचर कराए जाते थे इससे पहले कि टीचर हल करे मैं उसे खुद हल करने की कोशिश किया करता था, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि ये exactly. सवाल मुझे आ रहा है।
जी। मैं बस एक और छोटी सी बात आपकी बात काट के हम्म, बोलूंगा। मैराथन देखने का पर्पस भी यही होता है कि आपने पूरे वीडियो नहीं देखनी होती, मूवी नहीं अटेम्प्ट है करें भाई। उसको। आपने जी क्वेश्चन जी को जी। देखना होता है, टीचर के सॉल्व करने से पहले खुद कॉपी पे सॉल्व करना होता है, उसको फिर स्किप कर देना होता है। मैराथन का पर्पस ये फिर होता है, समझ बच्चा में नहीं उसको आया तो मूवी उसको की तरह सोशल देख देखता है, लो। 17 घंटे बैठ के देखेगा उसको, और कॉपी डाउन कर रहा होगा। एग्जैक्टली, बेहतरीन बेटा। जी। और इसी तरह जब मैं जिस दिन मैं टेस्ट के लिए जा रहा था तो मैं वन सेकेंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी मैं मैराथन ही देख रहा था। और मेरे साथ मैं और एक और दोस्त थे और हम दोनों सुबह सुबह देख रहे थे। हमने बेरली पहला जो सर आफ्ताब वाली मैराथन थी उसका 1 घंटा देखा होगा। कि उसी तरह के सवालात जो थे कम से कम 5-6 मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर रिपीट हुए हुए थे। यानी एग्जैक्टली वही नहीं लेकिन उस जैसे सवाल। तो यही कि अगर एक मैराथन कोई बंदा देख रहा है, अगर उसे वो सवाल नहीं भी आता, वो टीचर को सुनेगा, समझेगा, एंड देन वो दोबारा खुद अटेम्प्ट करेगा। जब वो टेस्ट के लिए जाएगा तो यकीनन उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ज्यादातर जो सवालात के टाइप होते हैं वो वैसे भी रिपीट हो रहे होते हैं। इसी वजह से उसकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और मेरे लिए खुद भी इसी तरह रहा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, पेपर अटेम्प्ट आपने कैसे स्टार्ट किया था? काफी सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से, तो पेपर अटेम्प्ट के अंदर आपने पहले किस सेक्शन को किया था, और जो इजी क्वेश्चन से पहले उनको किया था, डिफिकल्ट के ऊपर फंस रहे थे, क्या किया था आपने उसमें? जी, तो उसके लिए मेरा यही रहा था कि मुझे पता था कि देखें इंग्लिश के जो सवालात हैं वो तो जाहिर बात है बहुत इजी होंगे। लेकिन इंग्लिश के सवालात मैं पढ़ूंगा या तो मैं गेस वर्क करूंगा, और या तो ये कि मुझे जाहिर बात है अगर मुझे वो जवाब देना है तो वो बहुत इजी होगा। विद इन अ फ्यू सेकंड्स इंग्लिश का जवाब जो है जवाब हो सकता है। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स वो है जिनके ऊपर वैसे भी टाइम लगना है। तो मैं हमेशा इंग्लिश को एंड के लिए छोड़ता था, ताकि वो ये ना हो कि मैं एंड पे मैथ्स छोड़ रहा हूँ और मैथ्स के अंदर मुझे हल करना हो और हल करने के लिए मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट रह जाए। तो मैं स्टार्ट हमेशा मैथ से किया करता था, जो कि पहले सेक्शन ही होता था। और मैं इन वन गो जितने सवाल कर सकता था, जो मुझे पता होता था कि एक तो ये कि मुझे आ भी रहे हैं आसानी से, और ये कि वो टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर एक सवाल मुझे टाइम टेकिंग लगता था, आता होगा लेकिन टाइम टेकिंग है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर सवाल की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर रही है तो वो भी मैंने एंड के लिए छोड़ दी। फिर उसके बाद फिजिक्स आ गई। फिजिक्स का भी इसी तरह हुआ कि जो सवाल बिल्कुल सामने से मैं हल कर पा रहा हूँ उसी तरह किए, जो फॉर्मूला जैसे मुझे आ रहा है मैंने उसी तरह किया, जवाब आया किया। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही या इसमें थोड़ी और सोच करनी होगी तो एंड पे छोड़ दिया। जैसे ही ये अब ये मैं कर चुका होता तो लेट्स से मैथ्स के मैंने 70-80 सवालात इसी तरह अटेम्प्ट कर लिए, फिर फिजिक्स के भी 40-50 सवालात हो गए। अब इंग्लिश का पोर्शन आया तो इंग्लिश के इन वन गो मैं सारे के सारे कर दिया करता था। अब जो अब जब मैं इंग्लिश का पोर्शन कर चुका हूं तो अब जो आखिरी जो 30-40 सवाल जो मैंने छोड़े थे उनके लिए मेरे पास दोनों NET 1 के अंदर भी इसी तरह था, और मेरे पास पूरा का पूरा 1 घंटा बाकी था ताकि मैं इन 30 से 40 MCQ को कर सकूं। इसी वजह से मेरी टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने जितने मुश्किल सवाल थे उनको एंड के लिए छोड़ा, और इन्हीं मुश्किल सवालात के अंदर से अक्सर औकात जो थे कई कई जवाबात मैं निकाल पा रहा होता था। जाहिर बात है हर सवाल तो हल नहीं होता, लेकिन कई सारे सवालात जो पहले मुझे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मेरे पास टाइम विंडो ज्यादा होती थी तो मैं उन्हें कर पाता था। इसी तरीके से कुछ सवाल थे जो कि मुझे जैसे एक इंटीग्रेशन का एक सवाल आ गया, अब मैं उससे करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, किसी तरह नहीं कर पा रहा, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम बाकी था, इंस्टेड कि मैं उस को इंटीग्रेट करता मैंने ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया और उससे मेरा आंसर निकल आया। तो ये जो मेरे पास टाइम बाकी था इसकी वजह से मैं बैक सॉल्विंग भी कर सकता था, और जो सवाल इनिशियली समझ नहीं आ रहा था वो भी उसके ऊपर भी मैं सोच सकता था, और कई सवाल इस तरह हल हो जाते थे। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी, और ये मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को भी देखेगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने पहले इजी तरीन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। माशाल्लाह आपके पास 1 घंटा एंड में बचा हुआ था। लोगों का सबसे बड़ा, लोग आधे लोग तो बेहोश हो जाते हैं कि सर एक लोगों सवाल के सॉल्व आधे करने के सवाल 50 सेकंड बाकी रह दे जाते देते हैं। हैं। जी सर। वे कह रहा हूँ लोगों के आधे सवाल बाकी रह जाते हैं। तो टाइम एग्जैक्टली। मैनेजमेंट के आप इसी वीडियो के थ्रू मैं ये भी चीज बच्चों को थोड़ा गाइड करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस जहां से भी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस ना, मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूँ यार, प्रैक्टिस लगा के अगर फॉर एग्जाम्पल 30 सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो 30 मिनट का टाइमर लगा लो अपने पास साइड में। बल्कि ज्यादा चैलेंजिंग बनाना है तो 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ 30 क्वेश्चन के लिए, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रांग हो। जब आप इस तरह से करके टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग बनाते हो ना अपनी, तो यकीन जानो कि आपके पास आप ये जो आज जैसा आपने माशाल्लाह से बात बोली कि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो गया था और 1 घंटे में, और बच्चे कुछ सवाल देख रहे थे, तभी तो अच्छे मार्क्स लाने के भी काबिल बने भाई। ये टाइम मैनेजमेंट चीजें, ये सब चीजें मिलके एक प्रॉपर पैकेज बनाती है गुड मार्क्स के लिए। आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के साथ आपकी क्लासेस ली हुई होती हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, ये सब मिलके एक साथ आ जाती हैं तो अच्छे मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं फिर आपके पास। दैट इज हाउ यू गेट गुड मार्क्स। तो यही सजेशन इस वीडियो को देखने वाले तमाम बच्चों के लिए भी होगी भाई, कि आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना है कि सिर्फ मैं
क्लासेस ले लूं, क्लासेस ले लूं, क्लासेस ले लूं, या क्वेश्चंस भी कर लूं, क्वेश्चंस कर लूं, क्वेश्चंस कर लूं। तीनों चीजें साथ में, क्लासेस भी लेनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, और विद इन द टाइम फ्रेम भी करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपने। तब जाके आप एक अच्छा पैकेज बना पाते हो कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अदरवाइज तो मेरे बेटे मार्क्स फिर ऊंच नीच हो जाते हैं, और काफी रिजल्ट ऊंच नीच हो जाता है फिर। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा अरे सबसे बात करके माशाल्लाह से। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही, एंड आई होप कि ये जो आपकी सारी बातें हैं, ये जो आने वाले बच्चे जो सुनेंगे अब इस बातों को तमाम, उनको फायदा पहुंचाएंगे, और वो लोग भी अपने एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकेंगे। उनको एक मोटिवेशन इंशाल्लाह। मिलेगी। जो तुम कह रहे हो ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कम होती है, गलत कह रहे हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत होती है। कभी अम्मा की चप्पल नहीं खाई तो मुझे लग रहा है सही से। क्योंकि वही तो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। वही तो तमाम चीजें, कभी अब्बा की डांट नहीं सुनी है तुमने सही से, क्योंकि वो जो मोटिवेशन आती है ना, जब अम्मा और अब्बा आते हैं अपने पॉइंट पे, या जो उस्ताद होते हैं हमारे अच्छे वाले उस्ताद, जिनकी डांट के अंदर सबक होता है, वही मोटिवेशन इंसान को ऊपर लेके जाने के काबिल बनती है। सही कह रहे हैं सर हाशिम? बिल्कुल ऐसे है सर। सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं तभी किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अम्मा अब्बा मारते हैं तो समझ में आता है। उस वक्त अच्छा नहीं लगता, मगर बाद में समझ में आती है वो चीज़ कि भाई वो आपकी भलाई होती है उसके अंदर तो। कितनी फायदेमंद थी। सर आपकी तरफ से कोई सवाल ऐसे जो बाकी रह सर गए? बस हारिस बेटा, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी हमारी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। उस फैमिली दिन के अंदर हमारी जो इंशाल्लाह। हिसाब की सेरेमनी होगी, इंशाल्लाह ताला उसमें आपसे मुलाकात भी होगी और आपको आपका गिफ्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। हमारा ये अहद है कि 160 प्लस वाले जितने बच्चे हमारे होंगे इंशाल्लाह ताला, मोर देन अभी 10 हमारे पास हो चुके हैं, तो हमें उस पर फ़ख्र है बड़ा उन तमाम बच्चों के ऊपर। हम सबको हम गिफ्ट भी देंगे, प्लस आपको आपकी बैच की फ़ीस भी हम उससे डबल ही, जो गिफ्ट होगा उसकी प्राइस उससे डबल की होगी इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको रिटर्न बैक होगी। तो वो भी हमारी आपसे आपसे प्रॉमिस है। तो बहुत शुक्रिया वो अब सर। हमारी जो सेरेमनी होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको वो मिल रहे होंगे हमारी तरफ से। तो वो हमारी मुलाकात आपसे होगी। GI के फास्ट के टेस्ट वगैरह ये हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो हमारी सेरेमनी होगी, तो उसके अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सर, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हारिस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के बात करके, और इंशाल्लाह ताला दिल कर रहा है कि आपसे जल्दी मुलाकात भी हो, जो कि सेरेमनी में होगी। और इंशाल्लाह। तमाम बच्चों की तरफ से भी मैं थैंक यू तुम्हें करना चाहूंगा, जो इसको सुनने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेशन भी लेने वाले हैं, और अपने स्पोर्ट्स को बेहतर भी बनाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मेरे बेटे। अल्लाह ताला आपको हर कदम कामयाब करे। आप आमीन। जहाँ जहाँ जाओ, जो जो आपके प्लान्स हो, अल्लाह ताला हर चीज में बरकत रखे अपनी, और कामयाबी आपके कदमों में रखे। अपने वालदेन को थैंक यू मेरा सो मच बहुत फॉर योर सारा टाइम। सलाम कहिएगा, हमारी तरफ से बहुत सारा सलाम अपने वालदेन को कहिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर। और थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।